नमस्कार दोस्तों। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले उसका नाम है इत संज्ञा। आपने संस्कृत में प्रत्येक प्रकरण में सुना होगा, शब्द रूप प्रकरण हो गया, प्रत्येक प्रकरण हो गया, संधि की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हलंत लगता है, वहां पर उसकी इत संज्ञा होती है, उसके बाद उसका लोप हो जाया करता है। तो आज अपन ऐसे सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं जिनके द्वारा इत संज्ञा होकर के उसका अनुबंध लोप से लोप हो जाता है। पहले इत संज्ञा होगी, उसके बाद अनुबंध लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो अपन आज इत संज्ञा सूत्र कौन कौन से इत संज्ञा के सूत्र उनके बारे में अध्ययन करने वाले। पहला सूत्र दोस्तों, उपदेशे अनुनासिक। उपदेशे अनुनासिक, उपदेशो उपदेशो अनुनासिक इत, यानी कि यह सूत्र कहता है उपदेशो, उपदेश अवस्था में उपदेश प्लस अच, अच यानी स्वर, अच का मतलब हो गया दोस्तों स्वर, प्लस अनुनासिक, ये इसका विस्तृत रूप है। तो इसको अपन लिखेंगे उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में, उपदेश का तात्पर्य होगा प्राचीनता से जो बातें आ रही है उसको उपदेश कहते हैं। उपदेश बताऊंगा मैं आपको, उपदेश उपदेश अवस्था में यदि स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, यदि स्वर अनुनासिक हो, अनुनासिक हो तो वहां उस स्वर की, उस स्वर की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। अब आपको पता चला उपदेश अवस्था, उपदेश अवस्था क्या होता है। तो जो उपदेश अवस्था 8 की गई है, उपदेश अवस्था कितनी होती है, उपदेश अवस्था कितनी होती है दोस्तों, 8। कैसी कैसी उपदेश अवस्था, धातु, सूत्र, गण, उणादि प्रकरण और वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशो उपदेशा प्रकृति, यानी कि धातु, सूत्र, घण, उण, लिंग, वाक्य और आगम, निगम और प्रत्यय में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे आदेश कहते हैं। तो वो जो शब्द होंगे और उसमें अनुनासिक स्वर होगा, कैसा स्वर होगा, अनुनासिक, तो उसमें इस सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाता है। जैसे कहीं पर ये शब्द आ गया, कहीं जगह तो उसमें अह, ये आ गया, ये क्या है दोस्तों, और दोनों चंद्र बिंदु से साधा है, ये अनुनासिक है लेकिन स्वर है और अनुनासिक है, और उपदेश अवस्था से तो इसका लोप यानी कि कट हो जाएगा उपदेश अनुसार, इस सूत्र की वजह से। तो पहला सूत्र हो गया उपदेशोनुनासिक, इसके द्वारा उपदेश अवस्था में प्राप्त स्वर जो कि अनुनासिक हो, जो कि नाक और मुख दोनों की सहायता से बोला जाता हो, उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे डुपचश, उदाहरण, एक धातु है डुपचश, ये दोस्तों धातु है डुपचश, क्या है डुपचश, क्या धातु है दोस्तों, डुपचश। तो आप में च में क्या मिला हुआ है दोस्तों, डू का भी लोप होगा इसमें, लेकिन अपन च, तो इसमें जो च है ना, च के ऊपर अनुस्वार है, और च में क्या मिला हुआ है, यानी कि हम क्योंकि उपदेश अवस्था में है और स्वर है उसके अनुसार नहीं है, तो इसमें च का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप, यानी कि संज्ञा होकर के इसका लोप, अनुबंध लोप से लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर च, इसमें च में से अ का लोप हो जाएगा, श हलंत है इसका भी लोप होगा, तो क्या बचेगा डुपच, डुपच, क्या बचेगा डुपच, और डू का भी लोप होता है आगे, तो सूत्र ऐसे है। तो फिर पच धातु बनेगी, कौन सी धातु है, पच धातु, डुपचस से पच धातु बनी है, तो इसमें च का जो लोप हुआ है वो इस सूत्र की वजह से हुआ है। ये पहला सूत्र। दूसरा उपदेश अवस्था वाला सूत्र, दूसरा सूत्र जिससे एक संज्ञा के सूत्र है
दूसरा सूत्र है हलन्त्यम। दूसरा सूत्र है हलत्यम। कौन सा सूत्र है दोस्तों? हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र कहता है, वो तो स्वर के लिए था, यदि किसी धातु या वर्ण का अंतिम अंतिम धातु का अंतिम वर्ण हलन हो। हल किसको बोलते हैं? इस व्यंजन को तो हलंत हो, तो उसकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होगी। जैसे वही वापस ले रहा हूं मैं धातु, रूप च श, ये अपन ने पढ़ा था। तो च का लोप हो गया, ये धातु है ना दोस्तों। आप देखिए समझिए, ये डुपचस लिखा हुआ है मैंने, तो च के ऊपर बिंदु है, चंद्र बिंदु, तो इसका उपदेश अनुनासिक इससे इसका लोप हो गया। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, यदि किसी धातु, ये धातु है, का अंतिम वर्ण हलंत हो। अंतिम वर्ण कैसा है इसका? श हलंत है, तो उसका भी उस चित्र की वजह से लोप हो जाएगा। तो ये क्या बचा? च का तो उपदेश अनुनासिक इससे च में से अ चला गया, और श का लोप हो गया हलंत्यम से, तो डू प और च, क्योंकि च लोप नहीं हुआ, च में से अम का लोप हो गया और श पूरा हलन था तो लोप हो गया, तो डूपच बचा। क्या बचा? डूपच। फिर दूसरा तीसरा जो सूत्र है, आदिर्यी टुडवह। आदिर्यी टू वह। आदिर्यी टुड वह। आदिर्यी टुड वह। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, मैं इसी उदाहरण से बताऊंगा। प्रारंभ में, आदि का मतलब प्रारंभ में, यदि आदि ये य टू वर्ग पूरा आ गया, ट वर्ग, टू और डू, य टू और डू आ गया, का की इत संज्ञा होगी, कि इत संज्ञा होती है इस सूत्र की वजह से। किस सूत्र की वजह से दोस्तों? य छ छ ज य टू और डू आ गया प्रारंभ में। तो देखिए वापस वही उदाहरण, उदाहरण अपने पास शब्द है डू प च श। तो दोस्तों च में से लोप हो गया था उपदेश अनुनासिक से, श लोप हो गया था हलंत्यम से। अब इसके ऊपर क्या है, आगे आगे डू आया, तो आदिर ही टुड वह, इस सूत्र से इस डू का भी लोप हो जाएगा। फिर अपने पास शुद्ध धातु आई पच धातु, ये प पूरा रहेगा और चम में से अम चला गया, तो पच धातु बनी। जैसे कि पचती पचत पचंती, पचसी पचत पच, पच यानी पचना, बनाना, पच धातु। समझ में आया दोस्तों आपको? ये तीन सूत्र हो गए। चौथा सूत्र, शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य, ये सूत्र क्या कहता है, यदि किसी प्रत्यय, अपन प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे आगे, तो यदि किसी प्रत्यय में प्रारंभ में, प्रारंभ या आदि में श वर्ण आएगा, होगा, तो उसकी इत संज्ञा और लोप होगा। इत संज्ञा इत और लोप होगा। क्या होगा दोस्तों? लोप होगा। जैसे उदाहरण, उदाहरण की आप बात करें,
जैसे श्यय, एक प्रत्यय है, श्यय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? श्यय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? श्यय प्रत्यय। ये आधा श आ गया, ये य आ गया और पीछे य आ गया। श्यय प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रत्यय में आगे जो श आया है उसका इस सूत्र से लोप हो जाएगा और पीछे यह क्या है? यहाँ एक क्या है दोस्तों? यह हल है, तो हल अंत्यम से इसका हम का भी लोप हो जाएगा, शुद्ध रूप बचेगा यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। श में श का लोप किससे हो गया? इसमें आधा श जो मिला हुआ दोस्तों, ये श जो मिला हुआ था आधा, इसका लोप होगा श प्रत्यय नामक इस संज्ञक सूत्र से, तो यह शुद्ध रूप आ जाएगा। फिर पांचवा सूत्र चू टू, चू टू। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? यदि किसी प्रत्यय के, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ या आदि में, प्रारंभ में चू का मतलब हो गया च वर्ग पूरा, च छ झ झ य, और टू का मतलब हो गया ट वर्ग पूरा। च वर्ग और ट वर्ग के वर्ण है तो उनका लोप होगा। इत संज्ञा होकर के उसका लोप होगा। इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होते ही अनुबंध लोप से उनका लोप हो जाया करता है। तो चूटू सूत्र कहता है कि यदि किसी प्रत्यय में प्रारंभ में ही च वर्ग अथवा ट वर्ग का कोई वर्ण है तो उसका लोप इस सूत्र की वजह से कर दिया जाएगा। जैसे नवुल, एक प्रत्यय आता है संस्कृत में अपने, उदाहरण नवुल प्रत्यय। क्या दो? कौन सा प्रत्यय है? नवुल। तो इसमें आगे देखिए अणा आया है। क्या है दोस्तों? अणा। अणा कौन सा वर्ग का है? ट वर्ग का है। इस सूत्र की वजह से इसका लोप हो जाएगा, तो वो ही बचेगा। उसके बाद ल का लोप किससे होगा? हलंत्यम से, तो वो बचेगा। तो इस प्रकार से अण और ल का भी लोप हो जाएगा। अब छठा सूत्र है दोस्तों, अंतिम संज्ञक सूत्र, यशक्व तद्विदेश्व चामादे। ल शक्व तद्धितेश्व चामादे। लशक्व तद्विदेश्व, यानी कि यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, यदि, यह प्रत्यय सूत्र है दोस्तों, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ, जैसे प्रारंभ के लिए दोस्तों है ना, अंतिम का तो बता दिया, अलंत्यम और उपदेश अनुनासिक अंतिम के लिए, और आदिवी टुडवह स प्रत्यय से टू टू और लशक प्रत्यय प्रारंभ वालों। यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, लशक का मतलब ल, श और क वर्ग का मतलब पूरा क वर्ग के वर्ण हो तो उनका भी लोप होगा। यानी कि ये सूत्र कहता है कि किसी प्रत्यय में पहले शुरुआत में ही अगर ल आ गया, श आ गया और क वर्ग में से कोई भी शब्द क ख ग अंग आ गया तो उनका भी इस सूत्र की वजह से लोप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शब्द लिखता हूँ, क्यप। क्या है? क्यप। तो अपने को पता है प का लोप किससे हो गया? हलंत्यम से, और आगे आया है क, तो क का लोप इस सूत्र की वजह से क का लोप हो जाएगा और यह बचेगा इस प्रकार, या यप कह सकते हैं इसको अपन, क्योंकि प का हलंत्यम में लोप होगा। तो यहाँ क का लोप हो जाएगा। अगर ल होगा ल्यप, ल्यप में ल का लोप हो जाएगा, क्यप में क का लोप हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो प्रत्ययों में यह संज्ञा हमारे आवश्यक रूप से कार्य आती है। अब एक सूत्र ऐसा भी है जो अपवाद कहलाता है, जिससे कि इस संज्ञा का निषेध हो जाता है। किसका निषेध हो जाता है? इस संज्ञा का निषेध। तो उसको बोलेंगे, छह प्रत्यय, छह जो सूत्र है वो है इत संज्ञक सूत्र है, और एक सूत्र है
इत संज्ञा निषेध सूत्र क्या है? इत संज्ञा निषेध सूत्र क्या है? इत संज्ञा निषेध। इत संज्ञा निषेध सूत्र क्या कहता है कि न विभक्तो तुष्मा, एक ही है, न विभक्तो तुष्मा। ये सूत्र क्या कहता है? आप ध्यान से देखिए दोस्तों, कि सुबंत, यानी कि विभक्ति दो होती है, सुबंत और तिगंत। तो सुबंत और तिगंत का मतलब, यानी कि एक तो लकार और एक शब्द, धातु रूप और शब्द रूप, सुबंत और तिगंत। प्रत्ययों में इनके जो प्रत्यय होते हैं, जैसे कि प्रत्यय, जैसे सुबंत प्रत्यय कौन कौन से? टिप, टिस। और तिगंत प्रत्यय स्व, सु, औ, जस, मोट, अम, औट, शश, टाभ्याम, भिस, घसिभ्याम, व्यस, गे, अम, औस। इस प्रकार के जो प्रत्यय है वो तिगंत और सुबंत, टिप, टिस, ये सब प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों में क्या? तू, स और म में स्थित सकार, मकार, यानी कि स और म, सकार का मतलब हो गया स, म, और सवर्ग हो के वर्णों का लोप नहीं होता है। पिछले अपने सूत्र में पढ़ा था हलंत्यम से, कि अगर पीछे कोई भी हलंत व्यंजन वर्ण आ गया तो उसका लोप हो जाएगा। लेकिन अगर सुबंत और तिगंत में ये परिस्थिति बनती है जहां पर अंत में स, म और त वर्ग का कोई शब्द जो है वह हलंत आता है, तो उसका इस सूत्र की वजह, किस सूत्र की वजह से? न विभक्तो तुष्मा सूत्र के निषेध सूत्र की वजह से उसकी संज्ञा नहीं होती। जैसे पठ, क्या है? पठ प्लस तस। एक और सूत्र लेते हैं, राम प्लस व्याम। क्या है दोस्तों? पठ प्लस तस। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि हलंत्यम सूत्र कहता है किसी प्रत्यय में अंतिम में अगर हलंत वर्ण आ जाता है तो उसका लोप हो जाएगा। लेकिन न विभक्तो तुष्मा की वजह से यहाँ पर इस त तो पूर्ण वर्ण है, यहाँ पर इस स का लोप नहीं होगा। तो कैसे शब्द बनेगा? तो पठ, त और स का फिर रुत्वे विसर्ग, विसर्जनीय स से स का विसर्ग बन करके रुत्व होकर विसर्जन बनेगा और पठतः बनेगा। यहाँ पर म है दोस्तों, भ्याम, गे, भ्याम, यस। इस प्रत्यय में ये तिगंत है, ये सुबंत है, तो यहाँ पर म है, इसका लोप नहीं होगा और शब्द बनेगा रामाभ्याम। क्या बनेगा? रामाभ्याम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पीछे वाला शब्द है इसका लोप नहीं हुआ है। किस सूत्र की वजह से लोप नहीं हुआ है? न विभक्तो तुष्मा। यह एकमात्र इत संज्ञा निषेध सूत्र है जो कि हमारे रीट के सिलेबस में दिया गया है। तो आपने आज क्या पढ़ा? 6 इत संज्ञा विधायक सूत्र और एक इत संज्ञा निषेध सूत्र आज की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा है। तो आप इनको याद करें, ये आपके प्रत्यय और समास, संधि प्रकरण में बहुत ही काम आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।